नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस हुआ फेल, सरकार गिराने CBI से छापे डलवाए। सिसोदिया ने लगाया आरोप, भाजपा ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर CM बनाने को कहा था। जी हां दोस्तों, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया कि भाजपा अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती थी, मगर यहां ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। केजरीवाल ने आगे कहा कि CBI के छापे भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार गिराने के लिए डलवाए गए थे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आप छोड़ दो, जब छोड़ो तो उस पार्टी को भी तोड़ दो, हमारी पार्टी में आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे, मुख्यमंत्री भी बना देंगे। दोस्तों, गुजरात पहुंचे सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सियासत में नहीं आया हूं, मैं यहां स्कूलों में छात्रों को अच्छी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए आया हूं। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। सिसोदिया के इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा मनीष सिसोदिया को दिल्ली के डिप्टी CM पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लंबी लड़ाई के लिए हैं तैयार, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया तपस्या की तरह है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में सोमवार को सिविल सोसाइटी के कई प्रमुख लोगों के साथ बैठक की और कहा कि यह यात्रा उनके लिए तपस्या की तरह है तथा भारत को एकजुट करने की लंबी लड़ाई के लिए वह तैयार हैं। राहुल गांधी के साथ यहां हुई बैठक में स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, योजना आयोग के पूर्व सदस्य शैदा हमीद, एकता परिषद के PV राजगोपाल, सफाई कर्मचारी आंदोलन के बेजवाड़ा विल्सन और कई अन्य सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों के करीब 150 प्रतिनिधि शामिल हुए। दोस्तों, बैठक के बाद इन प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे देश को जोड़ने के इस अभियान से जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में इसके समर्थन में अपील भी जारी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस यात्रा में मेरे साथ कोई चले न चले, मैं अकेला आगे चलूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किसानों के प्रदर्शन के बीच MSP कमेटी की पहले दौर की बैठक हुई, 4 ग्रुप बनाए गए। जी हां दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर गठित विशेष कमेटी की सोमवार को पहली बैठक हुई। समिति के एक सदस्य ने जानकारी दी कि MSP पर समिति ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 4 समूह बनाए हैं। पहले दौर की बैठक में समिति ने मूल्य श्रृंखला, विकास और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए कार्यक्रम और योजनाओं पर सुझाव दिए। प्राकृतिक खेती की प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए किसान हितैषी वैकल्पिक प्रमाणन और विपणन प्रणाली को सुनिश्चित ढंग से लागू करने पर भी सुझाव दिए गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज दिल्ली में किसानों ने MSP लागू करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेजस्वी के मजबूत प्रधानमंत्री उम्मीदवार बयान पर बीजेपी का तंज, कहा नीतीश कुमार बनेंगे वीकली PM। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज है, खासकर इस बात को लेकर कि क्या जल्द ही नीतीश कुमार राज्य छोड़ देंगे, केंद्र की राजनीति करने लगेंगे। अभी यह चर्चा चल ही रही थी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर विपक्ष 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सिलसिले में नीतीश कुमार का चुनाव करता है तो वो मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर चुटीले अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के बयान आ रहे हैं वो हास्यास्पद लग रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है, वहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब साप्ताहिक प्रधानमंत्री बनने की परिपाटी की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने श्रीलंका को 21,000 टन से ज्यादा यूरिया भेजा, पड़ोसी देश ने जताया आभार। जी हां दोस्तों, भारत ने सोमवार को एक विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को 21,000 टन फर्टिलाइजर सौंपा। इस कदम से पड़ोसी देश के किसानों को मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। हाल ही के महीनों में संकटग्रस्त श्रीलंका को भारत द्वारा दी गई इस तरह की यह दूसरी राशि है सहायता है। दोस्तों, भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट में कहा कि दोस्ती और सहयोग
सहयोग के रिश्ते को आगे बढ़ाया गया है। उच्चायोग गोपाल बागले ने भारत के विशेष समर्थन के तहत औपचारिक रूप से श्रीलंका के लोगों को 21,000 टन फर्टिलाइजर की आपूर्ति की। इससे पहले पिछली तिमाही में 44,000 टन की आपूर्ति की गई थी। यह आपूर्ति 2022 में भारत द्वारा कुल 4 अरब डॉलर की सहायता के तहत की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्री ही रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर नहीं लगेगा चार्ज, सस्ते पेमेंट ऑप्शन को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक चर्चा थी कि सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगा सकती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रविवार को इन खबरों का खंडन किया। सरकार ने कहा कि यूपीआई लेन देन पहले की तरह मुफ्त बना रहेगा। बीते दिनों आरबीआई डिस्कशन पेपर में कहा गया था कि यूपीआई से भी आईएमपीएस की तरह फंड ट्रांसफर होता है, इसलिए यूपीआई में आईएमपीएस के समान फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन चार्ज होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है, ये इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। यूपीआई सर्विस पर चार्ज वसूलने को लेकर सरकार में किसी तरह का विचार विमर्श नहीं हो रहा है। जहां तक सर्विस प्रोवाइडर के कॉस्ट रिकवरी की बात है तो उसे दूसरे तरीकों से पूरा किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए सरकार फाइनेंशियली सपोर्ट दे रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य में दुर्गा पूजा आयोजन समितियों को मिलने वाले अनुदान को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 करेगी। वहीं पूजा समितियों को दिए जाने वाले बिजली शुल्क पर रियायत को भी मौजूदा 50% से बढ़ाकर 60% कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। ममता बनर्जी ने ये घोषणाएं कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में दुर्गा पूजा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान की। बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को धन्यवाद देने के लिए 1 सितंबर को कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। कोलकाता की दुर्गा पूजा एशिया का पहला त्योहार है जिसे यूनेस्को से यह मान्यता मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह, नक्सली हिंसा से प्रभावित जिले 96 से 46 बचे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 राज्यों की इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुल 18 से 15 मामले हल हुए। दोस्तों गृह मंत्री आज ही भोपाल पहुंचे थे। यहाँ वे इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक समेत अलग अलग 5 कार्यक्रमों में शामिल हुए। इससे पहले भोपाल पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बड़े नेता उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सिर्फ 3 मुद्दे ही आगे चर्चा के लिए बचे। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की संख्या को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि आम जनता और सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने की घटनाओं में लगातार गिरावट आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 में खेल आसान नहीं, अशोक गहलोत ने बताई सबसे बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर निशाना साधती रहती है। अब इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में जीतेंगे, फिर 2024 के चुनाव में। इस बार पीएम मोदी के लिए आसान खेल नहीं है। इसके साथ ही गहलोत ने एक बार फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल को अध्यक्ष बनते देखना चाहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान नेताओं की चेतावनी, 15 दिन में केंद्र ने मांगे नहीं मानी तो तेज करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, जंतर मंतर पर किसान संगठनों की ओर से आयोजित एक दिन की महापंचायत सोमवार शाम को खत्म हो गई। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की कि उन्होंने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया है और यदि उनकी मांगे पूरी नहीं मानी जाती है तो 15 दिन बाद आंदोलन तेज हो सकता है। इसी के साथ किसानों के नेता शिव कुमार कक्का ने जानकारी दी कि मंगलवार को रकाबगंज गुरुद्वारे में किसान मोर्चे की बैठक, जहां किसान नेता आगे की रणनीति बनाएंगे।
दोस्तों किसान महापंचायत का नेतृत्व कर रहे नेताओं में शिव कुमार कक्का ने इस दौरान कहा था कि हम नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस किसान महापंचायत को लेकर सवाल भी खड़े हुए। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण भी जारी किया, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस विरोध का आह्वान भारतीय किसान यूनियन और गैर राजनीतिक किसान संगठन BKU एकता सिंधुपुर के जगजीत सिंह ढल्लेवाला ने किया है, जिसको देश भर की करीब 40 से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झुंझुनवाला असेट के ट्रस्टी बने धामानी। राधाकृष्ण को अपना गुरु मानते थे बिग बुल। ट्रस्टियों में कल्पराज और अमल भी है शामिल। जी हाँ दोस्तों, डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण धामानी को राकेश झुंझुनवाला की असेट का मेन ट्रस्टी बना दिया गया है। दोस्तों धामानी को झुंझुनवाला अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त और गुरु मानते थे। धामानी के अलावा झुंझुनवाला की ट्रस्ट के ट्रस्टियों में उनके दो सबसे भरोसेमंद साथी कल्पराज धर्मशी और अमल पारिक भी शामिल है। झुंझुनवाला की फर्म रेयर एंटरप्राइजेज का मैनेजमेंट उनके दो सबसे भरोसेमंद पार्टनर्स उत्पल सेठ और अमित गोयल ही करते रहेंगे। उत्पल इन्वेस्टमेंट में झुंझुनवाला की मदद करते थे। पिछले कुछ सालों से उनका फोकस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर रहा है। वहीं अमित ट्रेडिंग में झुंझुनवाला के राइट हैंड थे। अमित उनकी फर्म की ट्रेडिंग बुक का मैनेजमेंट करते थे। दोस्तों इंडिया के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर राकेश झुंझुनवाला का रविवार 14 अगस्त को हार्ट अटैक से 62 साल की उम्र में निधन हो गया था। सेल्फ मेड ट्रेडर राकेश ने कई स्थापित व्यवसायों और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और कई इंडियन फर्मों के बोर्ड में भी वे रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ड्रग्स ली, सस्पेंड हुआ। बिना सूचना DGCA की जांच में पॉजिटिव मिला, पहली बार ऐसी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC साइको एक्टिव पदार्थ की जांच में पॉजिटिव पाया गया। ऐसा देश में पहली बार हुआ। इस घटना के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने अफसर को ड्यूटी से हटा दिया है। यह ड्रग टेस्टिंग बिना किसी सूचना के की गई थी। दोस्तों रिपोर्ट 18 अगस्त को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। ATC के ड्रग्स लेने के बाद सस्पेंशन की कार्रवाई का यह देश में पहला मामला है। दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक स्टडी और फरवरी 2019 में पब्लिश रिपोर्ट का हवाला देते हुए DGCA ने कहा कि शराब के बाद भारत में भांग और ओपियोइड्स यानी कि हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले साइको एक्टिव प्रोडक्ट हैं। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 31 जनवरी 2022 को साइको एक्टिव पदार्थों के लिए फ्लाइट क्रू और ATC की जांच के नियम लागू होने के बाद देश में ATC का साइको एक्टिव पदार्थ के लिए पॉजिटिव होने का यह पहला मामला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को शिक्षा में सुधार के लिए देना चाहिए भारत रत्न, अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के कारण उन्हें परेशान कर रही है। गुजरात दौरे पर आए केजरीवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे शिक्षा मॉडल की सराहना की है। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि सिसोदिया की सराहना करने के बजाय उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल ने यह भी आशंका जताई कि सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, किसे पता मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यह सब गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात के लोग दुखी हैं और राज्य में पिछले 27 वर्षों के भाजपा शासन के अहंकार का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर गुजरात के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट में 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 872 अंक गिरा, निफ्टी 17,500 के नीचे, ITC ने 52 हफ्ते का हाई लेवल बनाया। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर मार्केट में आज बिकवाली देखने को मिली। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा टूटा, जबकि निफ्टी भी 17,500 के नीचे पहुंचा। दोस्तों निफ्टी सेक्टरल इंडेक्स में भी बिकवाली देखने को मिली। बैंक, ऑटो, IT और फाइनेंशियल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी पर ये सभी इंडेक्स करीब 2% कमजोर हुए। दोस्तों रियल्टी इंडेक्स में 2.5% गिरावट रही। मेटल और फार्मा इंडेक्स भी कमजोर हुआ। सेंसेक्स में 872 अंकों की गिरावट के साथ 58,773.87 पर, जबकि निफ्टी 268 अंकों की कमजोरी के साथ 17,491 पर बंद हुआ। दोस्तों हेवी वेट शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स 30 के 28 शेयर गिरावट में बंद हुए। आज के टॉप लूजर्स में टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, LT, विप्रो, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के पास आम आदमी पार्टी को तोड़ने को लेकर बीजेपी के ऑफर की कॉल रिकॉर्डिंग। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। एक महीने से भी कम समय में केजरीवाल का यह राज्य का 5वां दौरा। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के एक नेता ने उसे पार्टी तोड़ने के लिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। दोस्तों, सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि उनके पास एक ऑडियो भी है जिसका खुलासा वह जल्द कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया के पास आम आदमी पार्टी तोड़ने की एवज में बीजेपी के ऑफर की रिकॉर्डिंग भी है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप का छल्ला, 313 एंटीना करेंगे सूरज से सामना। जी हाँ दोस्तों, सूरज की स्टडी करने के लिए चीन दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप का छल्ला बना रहा है। ऐसी और इतनी बड़ी वैज्ञानिक आकृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इस छल्ले के चारों तरफ बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हैं जिनकी मदद से चीन सौर विस्फोट, सौर लहर और सौर तूफानों की स्टडी करेगा ताकि धरती पर आने वाली आपदा से बचा जा सके। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में एक पहाड़ी मैदान में इस टेलीस्कोप को बनाया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है दाओ चेंग सोलर रेडियो टेलीस्कोप। पूरा होने के बाद पूरे छल्ले में कुल मिलाकर 313 टेलीस्कोप एंटीना होंगे। हर एक एंटीना का व्यास 19.7 फीट है, जबकि पूरे छल्ले का व्यास 3.13 किलोमीटर का है। दोस्तों, यह टेलीस्कोप छल्ला सूरज की तस्वीरें रेडियो तरंगों के जरिए बनाएगा। कोरोनल मास इंजेक्शन एक तरह का सौर विस्फोट है जो सूरज के धब्बों से निकलता है। इससे निकलने वाली सौर लहर अगर धरती की ओर मुड़ जाती है तो इससे काफी दिक्कतें आ सकती है। इन सब का यह टेलीस्कोप पता लगाएगा और विपदाओं से पृथ्वी को बचा भी सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिमूवेबल डिवाइस से डेटा चोरी के मामले बढ़े, डेटा सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन रही है यूएसबी ड्राइव से, रिपोर्ट में मिली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, नई रिपोर्ट में सामने आया है कि आधे से ज्यादा साइबर थ्रेट्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं जिनमें खास तरह से तैयार किए गए रिमूवेबल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। सामने आया है कि साल 2021 के मुकाबले ऐसे खतरे तेजी से बढ़े हैं और इंडस्ट्री को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, 2022 हनीवेल इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी यूएसबी थ्रेट रिपोर्ट के मुताबिक यूएसबी से जुड़े मालवेयर और खतरे तेजी से बढ़ना इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 52% साइबर खतरों में खास तौर से डिजाइन किए गए रिमूवेबल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा 32% था और इसमें आई बढ़त तेजी से बढ़ते खतरे को दिखाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अल्लू अर्जुन और रमिष्का मंदाना की पुष्पा 2 का हुआ आगाज, निर्माताओं ने की मुहूर्त पूजा। जी हां दोस्तों, सुकुमार द्वारा निर्देशित आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइजिंग रिलीज होने के बाद से एक सेंसेशनल सक्सेस रही। पुष्पा 2021 की सबसे बड़ी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर बन गई और बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों, पुष्पा के क्रेज ने दुनिया को फिल्म से भी ज्यादा हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इसके डायलॉग से लेकर तौर तरीकों और गानों तक फिल्म के बारे में सब कुछ बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म में अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन की विश्व स्तर पर प्रशंसा की गई। पुष्पा तेलुगु राज्यों और फिर पूरे देश में अपने क्रेज के साथ पैन इंडिया सक्सेस बनने में कामयाब रही। दोस्तों, पुष्पा को बॉलीवुड में भी एक बड़ी सफलता मिली। पुष्पा ने महामारी के दौरान 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर अल्लू अर्जुन को असली पैन इंडिया स्टार बना दिया। वहीं दोस्तों अब इसके दूसरे पार्ट की भी शूटिंग शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने जिम्बाब्वे पर किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में 13 रन से दी मात, सिकंदर रजा की शतकीय पारी गई बेकार। जी हां दोस्तों, भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला 13 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ ही केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। दोस्तों, आखिरी वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 289 रन बनाए थे। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 49.3 ओवर में 276 रन ही बना पाई। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 95 गेंद में 115 रन की शानदार पारी खेली। एक समय ऐसा लगा कि वो अपनी टीम को मुकाबला जिता देंगे, लेकिन शार्दुल ठाकुर की गेंद पर शुभमन गिल ने
शानदार कैच पकड़ा और उनकी पारी खत्म कर दी। दोस्तों आवेश खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, दीपक 4, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव के खाते में 2-2 विकेट आए। टीम इंडिया के लिए मैच में सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल के बल्ले से निकले, उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा। पंजाब के इस बल्लेबाज ने 97 गेंद में 130 रन बनाए। वहीं दोस्तों ईशान किशन ने भी अपने वनडे करियर की दूसरी 50 लगाई। ब्रेट एवंस ने शानदार गेंदबाजी की और जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बारिश का हाल, उफान पर नर्मदा, जबलपुर में दुकानें डूबी, नर्मदापुरम में नेशनल हाईवे बंद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 48 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का नया अलर्ट जारी कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में हुई, जहां 7.5 इंच बारिश हुई। दोस्तों नर्मदापुरम जिले में नेशनल हाईवे बंद हो गया। नरसिंहपुरम से जबलपुर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। खांडवा में नर्मदा नदी उफान पर है। रायसेन में कलेक्टर ऑफिस और उनके बंगले में पानी भर गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों से बारिश नहीं रुकी है। लगातार बूंदाबांदी और कभी तेज बारिश आ रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में वर्तमान में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त कितने राज्यों में मुख्यमंत्री महिलाएं हैं तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।